नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के इतिहास की। इतिहास का अभी क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। पूरा किताब पढ़ाई हो चुका है जैसा कि आपको पता है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी लगभग 6 अध्याय तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न डल चुका है। 3 वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डला है। आज आपके समक्ष में 7वां और 8वां जो इतिहास का 7वां और 8वां एक्सरसाइज है, जहां से कई प्रश्न पहले की परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षा में आने की संभावना है, उसको मैं रख रहा हूं। एक एक करके प्रश्नों को हल करते चलेंगे और विस्तृत व्याख्या जितनी जानकारी हो सकेगी मैं दूंगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है वाणिज्यिक क्रांति या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई। इसको दूसरे रूप में सुनिए, पूछ सकता है औद्योगिक क्रांति निम्न में से कहां हुई। तो अगर पूछता है कि किस देश से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो आंसर होगा ब्रिटेन। अगर पूछे कि निम्न में से कहां से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो आंसर में अगर इंग्लैंड है तो इंग्लैंड मारिए। तो 4 ऑप्शंस में से अगर देश पूछता है तो आप ब्रिटेन मारो, और अगर पूछता है कि कहां से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और ऑप्शंस में इंग्लैंड, पेरिस, दिल्ली और कहीं कहीं है तो आप इंग्लैंड मारिए। ठीक है, तो जब भी औद्योगिक क्रांति शब्द आए तो आपके दिमाग में इंग्लैंड की बात होनी चाहिए, यानी इंग्लैंड ध्यान में रहना चाहिए। तो औद्योगिक क्रांति मतलब इंग्लैंड। शुरुआत औद्योगिक क्रांति की कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। किस देश से हुई? ब्रिटेन से हुई। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। तो जरा समझ लीजिए गिरमिटिया मजदूर क्या होता क्या है। गिरमिटिया मजदूर ये ऐसे मजदूर हैं जिनको निश्चित अनुबंध 5 साल या 8 साल के लिए साम्राज्यवादी देश अनुबंध पे यानी कि अंगूठा लगवाकर ले जाते थे कहीं, या सिग्नेचर अगर करने आ रहा है मजदूर को तो सिग्नेचर करेगा और उसको ले जाते थे, और ले जाके उनका जहां जहां उपनिवेश होता था उन क्षेत्रों में वो उनसे काम करवाते थे। खास करके वाणिज्यिक जो कृषि है वो उसका कार्य, जैसे गन्ना का उत्पादन हुआ या कॉफी का उत्पादन हुआ, इस तरह के कार्य करवाते थे। अब आप जानिए बिहार, ये गिरमिटिया मजदूर का जो संबंध है ना वो जुड़ा हुआ है अंग्रेज के समय का। अंग्रेज के समय से इसका जुड़ाव है। अंग्रेज बिहार के इस पश्चिमी भाग से, ज्यादातर पश्चिमी हिस्से से, इस पश्चिमी भाग से मजदूरों को निश्चित अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होता था, अंगूठा लगता था मजदूरों का, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 5 साल या 10 साल या 8 साल के लिए दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे देशों में, दूसरे द्वीपों पर उन्हें ले जाते थे। अब वो द्वीप थे मॉरिशस, जो आज के समय में एक देश है, उसके बाद जंजीबार, वेस्ट इंडीज, फिजी, जमैका, इन सारे छोटे छोटे द्वीप अगर नक्शा में देखेंगे तो इन सारे द्वीपों को आप देख पाएंगे। तो इन सभी द्वीपों पर वो काम करने के लिए अपने देश के अन्य क्षेत्रों से मजदूर को तो ले ही जाते थे, साथ ही बिहार के इस पश्चिमी हिस्से से भी मजदूरों को ले जाते थे, जिसमें भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे। तो यहां से ज्यादातर लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में दूसरे देशों में गए हैं। उसमें से ज्यादातर लोग जमैका, फिजी और मॉरिशस में गया है, और वहां पर आज उच्च पदों पर वो आसीन हैं। तो बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे? 4 ऑप्शंस रहेगा, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार। तो आप पश्चिमी बिहार मारेंगे। ये पश्चिमी बिहार से ज्यादातर गिरमिटिया मजदूर अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए। क्लियर? अब तीसरा नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहां है। ये सीधा सा सवाल, सिंपल सा है और सीधे धक से पूछेगा हंगरी की राजधानी कहां है। आंसर है इसका बुडापेस्ट। याद रखिएगा, बुडापेस्ट। ये हंगरी जो देश है
ये यूरोप महादेश से जुड़ा हुआ देश है, यानी कि यूरोप महादेश में ये देश पड़ता है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। तो सीधा याद रखिए हंगरी की राजधानी कहाँ, बुडापेस्ट। चूंकि दो बार सवाल ये आया हुआ है पुराने परीक्षाओं में, इसलिए हमने इसको ज्यादा महत्व दिया। तो हंगरी की राजधानी कहाँ, बुडापेस्ट। अब आते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, उसमें से एक ऑप्शंस रहेगा अनुबंधित मजदूरों को। तो आप इसी पर टिक लगाइएगा, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। विस्तृत और भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव जो वीडियो बना हुआ है पहले से प्लेलिस्ट में, उसमें जाइए, देखिए, समझिए उसको। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न, दी कॉमर्स ऑफ नेशंस। दी कॉमर्स ऑफ नेशन, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। सीधा सवाल है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो नाम है इनका कार्डलिफ। ये एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1926 में जो आर्थिक मंदी आई थी उससे संबंधित अपना एक वक्तव्य दिया था। साथ ही इन्होंने कृषि, आय, इन सब चीज़ों से संबंधित एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दी कॉमर्स ऑफ नेशंस। तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक का नाम कार्डलिफ है। 6ठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है भूमंडलीकरण, जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ये शब्द जो है ये सबसे पहले किसने इसका प्रयोग किया था। तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक रहेगा जॉन विलियम्स। तो आप सही का निशान इसी पर लगाएंगे। जॉन विलियम्स जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्होंने सबसे पहले भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया और 1990 के दशक में किया। ठीक है, तो भूमंडलीकरण शब्द सबसे पहले 1990 के दशक में प्रयोग में आया और सबसे पहले जो प्रयोग किया वो है जॉन विलियम्स, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। चूंकि देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, चारों किताबें मैं इस चैनल पे पढ़ा चुका हूं और अब चूंकि परीक्षा नजदीक है तो आप लोगों के मांग पर मैं 1 नंबर का सवाल डाल रहा हूं और लास्ट में मैं वीडियो के इन दोनों अध्याय से संबंधित, अध्याय 7 और 8 से संबंधित लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताते चल रहा हूं। तो अभी कल एक भाई साहब क्वेश्चन शायद कमेंट्स डाले थे कि सर क्वेश्चन आंसर भी बताइए। तो देखिए क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्टिव बताना अब पॉसिबल नहीं है। अब चाहेंगे कि हम क्वेश्चन लिखें और फिर आंसर उसका लिख के सारा आपको बताएं, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप वो वाला वीडियो देखिए। हाँ, आपको हम बता देंगे इंपॉर्टेंट लघुतरीय प्रश्न कौन है इस अध्याय का, इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न कौन है इस अध्याय का। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध हुआ पूछेगा, या शीत युद्ध किनके किनके बीच हुआ, या किन 2 देशों के बीच शीत युद्ध हुआ। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा आंसर सोवियत रूस और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध एक्चुअली में एक ऐसा युद्ध है जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया जाता है, यानी कि हथियारों से युद्ध नहीं होता है। इसमें विचारों का युद्ध होता है और कूटनीतिक युद्ध टाइप का होता है। जैसे आप अपने दोस्त को सीधा एक झापड़ न मार के उसको आप क्या करिए, उसके टॉयलेट जाने पर उसका किताब फाड़ दीजिए। अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाना, अप्रत्यक्ष रूप से उसको हानि पहुंचाना, अप्रत्यक्ष रूप से उसको पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करना, ये जो कूटनीति का तरीका है विश्व स्तर पर जो हुआ वो उसको हम शीत युद्ध का नाम दिए। और ये शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच लंबे समय तक चला। अब आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, या यूं सीधे पूछे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई। दशक पूछता है या कब पूछता है तो भी बात एक ही होगी। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है, 1990 के दशक में। 1990 के दशक में, और इसी 90 के दशक में हमारे देश में भी भूमंडलीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण ये सब आया है। इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव मैं बता चुका हूं, पूरा डिटेल बताया हूं। अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। विश्व बैंक की स्थापना
कब हुई है? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। 9वां नंबर प्रश्न, ये इतना 9 जो प्रश्न था वो एक्सरसाइज 7 से था। यही हमको 9 प्रश्न एक्सरसाइज 7 में, अध्याय 7 में ऐसा लगा जो महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए। तो 7 अध्याय से 9 प्रश्न आप बस याद कर लें 1 नंबर का। हमें लगता है कि इतना से काम चल जाना चाहिए और आएगा अगर 7 अध्याय से क्वेश्चन कुछ तो इसी में से कोई ना कोई से आएगा। हाँ, हो सकता है घुमा दे, इधर से उधर, उधर से उधर कर दे। तो डिस्क्रिप्टिव वीडियो देख के आप अगर इन प्रश्नों को हल करेंगे ना तो बहुत आराम से कर लेंगे और क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा ना तो आप उसका आंसर ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब ये 7 अध्याय समाप्त हुआ। अब देखिए 7 अध्याय का एक लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 7 अध्याय का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, लघु उत्तरीय है। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 2 प्रश्न आप लघु उत्तरीय में ध्यान में रखिएगा। एक और प्रश्न लघु उत्तरीय में ध्यान में रखिए कि भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बस आपको पॉइंट्स बताने होंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ा। डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरी बात, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये 3 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय हुए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे जो गेसिंग के अनुसार है वो है कि भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, या भूमंडलीकरण का प्रभाव आम लोगों के जीवन पर क्या पड़ा। पॉइंट्स वाइज आपको आंसर लिखना है और उसकी व्याख्या करनी है, जो मैं वीडियो में करवा चुका हूं। ठीक है, तो ये 3 लघु उत्तरीय प्रश्न और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस 7 अध्याय से आपको मैंने बताया। अब आते हैं 8वें अध्याय पर। 8वां अध्याय प्रेस की संस्कृति और राष्ट्रवाद है। प्रेस की संस्कृति और राष्ट्रवाद से हर साल आप देखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन आए हुए हैं या आते ही हैं, क्योंकि ये अध्याय विस्तृत है, लंबा है और काफी महत्व है भारत के इतिहास में इसका। और कुछ अलग टाइप का भी है भाई। इतिहास में हम लोग अकबर बिरबल हमेशा पढ़ते हैं या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं। इसमें आपको प्रेस के बारे में पढ़ना है कि अखबार की छपाई, पत्रिका की छपाई, ये सब छपाई का इतिहास है इस अध्याय में। विस्तृत मैंने बताया है, पूरी बात गहराई से बताई है। 2-4 वीडियो इस पर चला है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो एक एक क्वेश्चन इस अध्याय का देखते चलते हैं हम लोग। अब जो आप 1 नंबरिया क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज कितना का होगा, 8 का होगा, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद से। अब इसमें 10वां नंबर जो प्रश्न, यहां से अगर एक्सरसाइज आज कर देखें तो पहला नंबर प्रश्न, मुद्रण कला। मुद्रण कला को हम छापाखाना भी कहते हैं। मुद्रण कला यानी छापाखाना का विकास किस देश में हुआ, मतलब छपाई की शुरुआत किस देश से हुई है। तो आंसर होगा इसका चीन से। चीन से छापाखाना का विस्तार हुआ है। चीन ने ही छापाखाना का आविष्कार किया, खोज किया, पता लगाया, या यूं कहें कि उसको इजाद किया। वैसे चीन इन्हीं चीजों में नहीं, अन्य जैसे कागज का आविष्कार चीन में हुआ, छापाखाना का आविष्कार चीन में हुआ, उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा का जो आविष्कार है या प्रतियोगिता परीक्षा जो इजाद करने का आज पैटर्न आप देख रहे हैं, उसका भी शुरुआत जो है वो चीन ही से हुआ है। तो चीन बहुत मामलों में आगे था। तो मुद्रण कला यानी छपाई का जो विकास है, छपाई का जो शुरुआत है, वो भी चीन से ही हुआ है, ये ध्यान में रखिए। 10वें नंबर प्रश्न के बाद बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ है। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी यूरोप महादेश का एक देश है और इसकी राजधानी बर्लिन है।
जर्मनी में एक शहर है मेंज नगर, यहीं पर गुटेनबर्ग का जन्म हुआ, जिसने आधुनिक छापाखाने का सबसे पहले आविष्कार किया है। आधुनिक छापे खाने का या प्रिंटिंग जो प्रेस आप जो विस्तृत रूप देख रहे हैं, उसका जो आविष्कार है वो यही गुटेनबर्ग किया है। रहने वाला कहाँ का? जर्मनी के मेंज शहर का। और मूलतः ये जो गुटेनबर्ग महोदय हैं, ये खेतीहर किसान यानी कि किसान मजदूर परिवार से संबंधित थे, बिलोंग करते थे, और इनके घर में एक जैतून पेरने वाली मशीन थी। उस मशीन के ये अच्छे जानकार थे और इसी कारण उन्होंने छापे खाने का विकास उनसे संभव हो पाया। या छापा खाना बनाने का जो तरीका का जो जड़ है वो सीख चुके थे, कुछ चीज़ें उसमें से वो अपने जैतून पेरने वाली मशीन से ही। तो कुछ कल पूर्जा का जानकारी था, ऐसा नहीं था कि एकाएक वो ऐसा कुछ कर दिए। तो गुटेनबर्ग का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है, सीधा आप ऐसे याद रखें। और इनका जन्म आपको बता दें, इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है, जर्मनी के मेंज नगर वो शहर में। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? ये एक कथन है कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। किसने कहा, कौन कहा? 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से एक रहेगा मार्टिन लूथर। नाम याद रखिएगा, मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता में सबसे अग्रगण्य व्यक्ति ये है, मार्टिन लूथर। यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च का जो बाह्य अंडबन था, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दिया इस व्यक्ति ने, मार्टिन लूथर ने। तो इन्होंने एक कथन कहा, इन्होंने एक बात कही, एक वाक्य बोला कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। ये आपकी पुस्तक में वर्णित है, इसलिए मैं बताया, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? मार्टिन लूथर। ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग जब छापाखाना बना लिया, छपाई वाली मशीन बना ली, आधुनिक छपाई वाली मशीन जब बना ली, तो इसने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? तो आंसर है बाइबिल। बाइबिल का 36 से 42 लाइन सबसे पहले इन्होंने छपाई की। तो ये दोनों प्रश्न घुमा के आ सकता है। सबसे पहले किस पुस्तक को गुटेनबर्ग ने छापा? बाइबिल को। कितने लाइन? 36 से 42 या 46 लाइन, आप याद रखिएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? प्राचीन काल में। तो देखिए, प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, एशिया और यूरोप ये 2 महादेश हैं, और दोनों महादेशों का जुड़ाव स्थल से है, यानी जल मार्ग से तो है ही, जल मार्ग से तो आया जा सकता है एक महादेश से दूसरे महादेश में, स्थल मार्ग से बिल्कुल जुड़े हुए हैं दोनों देश। और इन दोनों देशों का जो व्यापारिक मार्ग है, जिस मार्ग से व्यापार होता था, उसको हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। रेशम मार्ग ये 2, 4, 5 तरह के मार्ग हैं, उन सबको मिला के रेशम मार्ग बोला जाता था। और भारत के उत्तर में जो एक मार्ग था सबसे महत्वपूर्ण रेशम मार्ग, उसका जुड़ाव चीन से लेके यूरोप महादेश तक था। वैसे अन्य मार्ग अफ्रीका तक भी जाते थे। तो आप याद रखिएगा, एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग जो प्राचीन काल में था, उसको हम रेशम मार्ग के नाम से जानते थे। ठीक है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप वीडियो को देखिएगा, तो रेशम मार्ग के बारे में और भी बातें मैंने बताई हैं। चलिए, अब 14 के बाद हम बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बंगाल गजट, ये सवाल कैसे आएगा? पूछेगा कि बंगाल गजट का संबंध किससे है, या पूछेगा कि बंगाल गजट के संपादक का नाम बताएं, या बंगाल गजट के कौन संपादक थे? तो सबका आंसर होगा जेके हिक्की। ये प्रश्न एक आध बार आया हुआ है परीक्षा में, तो जेके हिक्की का नाम याद रखिए। बंगाल गजट का संबंध किससे है? जेके हिक्की से है। और ये एक अंग्रेज था,
इस बंगाल गजट के प्रकाशन में कुछ ये फेवरेबल, इंडिया के फेवरेबल बात लिख दिया, इस पर इसका ट्रांसफर करके पुनः इंग्लैंड भेज दिया गया। खैर, 15 नंबर प्रश्न के बाद 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका भी नाम बंगाल गजट ही है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बंगाल गजट अगर आता है ऑप्शन में जेके हिक्की है तो आप जेके हिक्की मारेंगे, और अगर पूछता है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है कौन, तो बंगाल गजट है। ये 1816 में प्रकाशित होने लगा है और प्रकाशक या संपादक का नाम है गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं ये व्यक्ति। अब 16 के बाद आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। संवाद कौमुदी, ये एक संवाद कौमुदी एक पत्रिका का नाम है। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो बड़ा फेमस नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये संवाद कौमुदी के संपादक थे, याद रखिएगा, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ है 1878 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा। लीटन मतलब लिट्टी चोखा, तो लॉर्ड लीटन महोदय जो हैं वो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ले आए। इसी प्रेस एक्ट के आ जाने से प्रेस पर अनेकों तरह की पाबंदियां लगा दी गई। विस्तृत आप विस्तृत वाले वीडियो में देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ 1878 में, रातों रात एक पत्रिका ने अपनी भाषा बदल दी। अगर भाषा नहीं बदलता तो उसका पत्रिका प्रतिबंधित हो जाता, बंद हो जाता, बैन हो जाता। तो कौन सा पत्रिका था? नाम था अमृत बाजार पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी पूछता है। अमृत बाजार पत्रिका, ये मोतीलाल घोष और शिशिर घोष, ये दो व्यक्ति थे। इन दोनों ने मिलकर ये पत्रिका का संपादन किया या पत्रिका को छपवाते थे, अमृत बाजार पत्रिका। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के आ जाने से रातों रात इस पत्रिका ने अपनी भाषा को बदल दिया, बांग्ला भाषा से हटा के इंग्लिश में कर दिया था। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर, जो सबसे लास्ट प्रश्न है। एक पत्रिका है इंडिया और एक है हरिजन। इंडिया और हरिजन पत्र के संपादक का नाम बताइए। 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें से एक रहेंगे महात्मा गांधी। भारत के बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी, इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं संपादित की जाती थीं। एक का नाम था इंडिया, दूसरा का नाम था हरिजन। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो 20 प्रश्न के साथ आपका इतिहास का ये 7वां और 8वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। और इस चौथे वीडियो के साथ इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव जो है, विस्तृत व्याख्या वाली जो पढ़ाई है, जो मैंने सिलसिलेवार 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय इस तरह से पढ़ाया है, वो समाप्त हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा मैंने दे दिया। इस साल के लिए गेसिंग मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा 8वें जो अध्याय ये प्रेस वाला है, इससे संबंधित लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं बता दे रहा हूं आपको कि कौन कौन प्रश्न इस 8वां अध्याय, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, इस अध्याय से संबंधित कौन कौन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो मेरे हिसाब से जो वीवीआई है वो है छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा। छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा, मैंने पूरी व्याख्या बताई है कि किस तरह मार्को पोलो प्रिंटिंग प्रेस और कैसे कैसे वो ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह ले गया है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, उसको आप देखिएगा, आप आंसर स्वयं तैयार कर लीजिएगा। 50-60 शब्द में इसको लिखना होगा। तो छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा, ये पहला लघु उत्तरीय और आखिरी यही लघु उत्तरीय, यही एक प्रश्न है जो इस साल के लिए मेरा गेसिंग है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाइए तो एक प्रश्न सबसे वीवीआई है जो मेरे हिसाब से है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका की व्याख्या करें। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से इस साल के लिए वीवीआई है। तो एक लघु, एक दीर्घ,
और जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ये 20 में से 10 ही मान के चलिए इस अध्याय का है, 10 उस 9 उस अध्याय का है, 11 इस अध्याय का है, 7वां 8वां का 11 हो गया, 7वां का 9 हो गया। तो इस तरह से बहुत शॉर्ट में आपको मैंने बताया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने बताया है आपको। आप इतना कर लेते हैं अगर तो अच्छा नंबर आप उठा लेंगे। थोड़ा सा लेखन की कलाकारी आप में होनी चाहिए। लेखन की कलाकारी में सुन लीजिए, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किया है कि सर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें। प्रश्न को लिखने लघु उत्तरीय है तब तो सीधा आप लिखिए उसका आंसर, लेकिन जब दीर्घ उत्तरीय है, जैसे यही प्रश्न अभी बना जो लास्ट में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका थी, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस के बारे में सामान्य परिचय दीजिए। पहले आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए सामान्य परिचय और कुछ प्रेस के बारे में बताइए, जो भी आपको जानकारी है, प्रेस क्या होता है, कैसे कैसे इसका विकास, थोड़ा सा एकदम 2-4-5 लाइन में आप जानकारी, सामान्य जानकारी दे दीजिए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की निम्नलिखित भूमिकाएं थी, 3-4-5 पॉइंट्स जो मैंने बताया है उसको आप लिख दीजिए। अब एक एक करके उसकी आप व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के बाद लास्ट में आप एक मूल्यांकन, एक और टॉपिक डालिए मूल्यांकन, और इन ऊपर लिखित बातों को सबको समेटिए उसमें कि ऊपर वर्णित जितने भी बातें हैं उससे यह पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस ने अति महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर प्रेस नहीं होता तो आज़ादी मिलने में कुछ और देरी हो सकती थी। तो इन सारी बातों को लिखने के बाद काम खत्म आपका हो जाता है। पॉइंट्स जरूर दिया कीजिए, अगर बनता हो तो पॉइंट्स दीजिए, पॉइंट्स की व्याख्या कीजिए। सामान्य परिचय शुरू में दीजिए, बाद में मूल्यांकन दीजिए। और अगर मैप बनता है, जैसे अगर लगता है कि नहीं इसमें मैप एक हो सकता है, इसमें तो प्रेस वाले में तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन भूगोल वगैरह क्वेश्चन जो होगा उसमें मैप वगैरह आप जरूर कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ हिस्सा दिखा दे। जैसे एक मैंने अभी प्रश्न बताया था जिसमें गिरमिटिया मजदूर था, तो गिरमिटिया मजदूर जब भी लिखिए तो थोड़ा सा बिहार का नक्शा बना के पश्चिमी इलाके को दिखा दीजिए जहाँ से गिरमिटिया मजदूर का पलायन हुआ है। डैश दे कैसे लिख दीजिए गिरमिटिया मजदूर का पलायन का क्षेत्र। तो कुछ दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना होगा अगर सोशल साइंस में 80-90 नंबर पाना है तो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे पाते हैं। मैं कई बार कॉपी जांचने हर साल तो जाता ही हूँ, तो कई बार मैंने भी 70-80 नंबर मैंने दिया है, 70 नंबर तक मैंने दिया है, 72 नंबर तक दिया है, 70 नंबर तक तो हाँ 70-72 नंबर तक मैंने दिया है। और मिला जुला के अगर स्कूल में 20 नंबर आपको 16-17 भी मिल जाता है तो बहुत नंबर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऐसी अनेरिया कोई काट देगा। आप अगर ढंग से लिखिएगा, जो झलके कॉपी देखने में, कॉपी जब भाई देखा जाए तो आपका कॉपी झलके, अलग से ही लगे कि हाँ ये बिंदु हैं, ये पॉइंट्स हैं। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कीजिए। ब्लैक पेन से आप टॉपिक को डालिए, पॉइंट्स को डालिए, और ब्लू पेन से उसको हल कीजिए, यानी कि व्याख्या कीजिए। तो ये कुछ बातें हैं सामान्य सी, वो आप अपना के अच्छा नंबर, यही विषय नहीं हर विषय में आप पा सकते हैं। तो जी जान से यूं ही लगे रहिए। इतिहास आपका समाप्त हुआ। अब भूगोल मैं अपनी रणनीति बनाऊंगा कि भूगोल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस तरह से डालना है, और भूगोल में अब डालने जा रहा हूं, कल या परसों से मैं डालूंगा। ठीक है, तो हड़बड़ाइए नहीं, एकदम आराम से सब विषयों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ यही नहीं, संस्कृत है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मार्क्स देते हैं, उन सब पे आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। आज सब पे ध्यान दीजिएगा तो एक बड़ा सा ध्यान हो जाएगा, और बड़ा सा ध्यान बड़ा सा अंक लेके आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।